रुद्र एक वीर योद्धा 115। गोली को तैयार करने के बाद रुद्रांश ने एक हाथ से उस गोली को पकड़ लिया और फिर एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने अपनी कड़ाही को वापस अपने स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। फिर उसने कुछ देर आराम करने की सोची और वहां पर लेट गया। कुछ देर आराम करने के बाद रुद्रांश फिर से उठा और उस गोली को जिसे अभी अभी रुद्रांश ने बनाया था उसे खा लिया। फिर वह ध्यान करने बैठ गया। जैसे ही वह बैठा रुद्रांश का खाया हुआ वह गोली एक तरल में बदलकर रुद्रांश के शरीर के चारों तरफ घूमने लगी। इसके बाद धीरे धीरे उस गोली की शक्ति का प्रभाव उस स्थान पर केंद्रित होने लगा जहां पर वह चिन्ह था। रुद्रांश ने अपनी आंतरिक ऊर्जा की मदद से उस गोली की शक्ति प्रवाह को उस चिन्ह के अंदर प्रवाहित करने लगा। जैसे ही उस गोली के शक्ति प्रवाह उस चिन्ह के अंदर गया धीरे धीरे वह चिन्ह कांपने लगा। इसी बीच रुद्रांश का चेहरा दर्द से भर गया। उसे असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। आह! रुद्रांश दर्द से चिल्लाया। उस चिन्ह को समाप्त करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन रुद्रांश ने दृढ़ संकल्प के साथ उस गोली की शक्तियों को उस चिन्ह के अंदर प्रवाहित करना जारी रखा। ऐसे ही उस चिन्ह के अंदर शक्ति का प्रभाव करते करते रुद्रांश को लगभग 2 दिन और बीत गए। रुद्रांश का चेहरा अब तक इन 2 दिनों में दर्द से पीला पड़ चुका था। उसके शरीर की शक्तियां भी बहुत कमजोर हो गई थीं, लेकिन रुद्रांश ने इतनी दर्द के बावजूद हार नहीं मानी। इन 2 दिनों के अंदर उस चिन्ह की शक्तियां भी कमजोर पड़ गई थीं और साथ ही साथ वह चिन्ह अब धीरे धीरे लगभग गायब ही हो गई थी। ऐसे ही कुछ घंटे और शक्ति का प्रभाव उस चिन्ह के अंदर हुआ, जिसके बाद वह चिन्ह अचानक से एक धमाके के साथ फट गया। जैसे ही यह हुआ रुद्रांश को अपने शरीर के अंदर बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ। वह दर्द इतना तेज था कि रुद्रांश वहीं पर ही बेहोश हो गया। रुद्रांश बेहोश होकर उस गुफा के अंदर ही गिर गया। फिर जैसे ही वह चिन्ह फटा उस जगह से कहीं दूर एक काली अंधेरी जगह पर यानी कि तमसवन राज्य में कराम को अपने सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया। ये दर्द कुछ समय तक उसके सिर में रहा, जिसे महसूस कर कराम की आंखें सिकुड़ गईं। पहले तो वह हड़बड़ा गया कि यह आखिर हुआ क्या, लेकिन जब उसे इसका कारण समझ में आया तब उसके चेहरे का भाव बदल गया। अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसी के साथ ही उसने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आज तक इस चिन्ह को कोई भी मिटा नहीं पाया, तो फिर उस लड़के ने ये कैसे कर दिखाया? ये कहते वक्त उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ निराशा भी देखने लगी। साथ साथ अब उसके चेहरे पर डर भी नजर आने लगा। वह ये समझ चुका था कि उस चिन्ह के खत्म होने का मतलब क्या है, यानी कि अब वह रुद्रांश को आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। इसी के साथ ही बहुत गुस्से के साथ चिल्लाया। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि वह जिस महल में था वह महल की दीवारें तक उसकी चीख से हिल गईं। दूसरी तरफ अगले दिन सुबह रुद्रांश को अचानक से होश आया। रुद्रांश होश में आते ही उसके सिर में हल्के से दर्द महसूस हुई, जिसे महसूस कर उसने दर्द से आहें भरते हुए अपने सर को पकड़ लिया। तभी उसकी याद आया कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। इसे महसूस करते ही रुद्रांश ने अपनी अंदरूनी आत्मशक्ति को अपने शरीर के अंदर उस चिन्ह के पास ले गया, जहां पर उसने देखा कि जहां पर वह चिन्ह था अब वहां पर कोई भी निशान नहीं दिख रहा था। साथ ही साथ अब उसके शरीर में फुर्ती का एहसास हो रहा था। अपने शरीर की परिवर्तन को महसूस करते ही रुद्रांश का चेहरा खुशी से खिल गया। इसी खुशी के साथ उसने मन ही मन कहा, आखिरकार मैंने उस चिन्ह को नष्ट कर ही दिया। ये कहते वक्त रुद्रांश के चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। इतना कहने के बाद रुद्रांश को और भी कुछ याद आया, जिसे याद करने के बाद उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी से उस बड़े से पेड़ को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला। साथ ही साथ रुद्रांश इस बात का अच्छे से ध्यान रख रहा था कि उस पेड़ का जड़ उसे नुकसान न पहुंचाए। दरअसल उस पेड़ की जड़ में ही वह शक्ति थी जिसकी मदद से यह पेड़ आत्माओं को अवशोषित कर लेता था। रुद्रांश इस पेड़ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस पेड़ को एक हथियार में कैसे बदलें।
इस बारे में रुद्रांश ने अपने पूर्वजों की यादों से समाधान ढूंढने की कोशिश की। तब उसको अपने पूर्वजों की यादों में एक ऐसा प्रसंग दिखा जिसे देखकर रुद्रांश के आंखें चमक उठी। रुद्रांश के पूरे वंश में एक ऐसा भी योद्धा था जो एक हथियार शिल्पकार भी था। और किस्मत की बात यह थी कि उसने भी एक ऐसे ही पेड़ का इस्तेमाल करके हथियार बनाया था। हालांकि उस हथियार में ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक मंत्र था जिसकी मदद से वह उस पेड़ को नियंत्रित कर पा रहा था। ये समझ में आते ही रुद्रांश ने उस मंत्र को आत्मसात करना शुरू कर दिया। उस मंत्र को आत्मसात करने में रुद्रांश को पूरे 5 दिन लगे। रुद्रांश ने इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बार बार उसे जमीन पर और गुफा की दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही रुद्रांश ने अनगिनत बार उस मंत्र को लिखा और अंततः 5 दिन बाद रुद्रांश को यह महसूस हुआ कि वह उस मंत्र को सक्रिय कर पा रहा है। इसे महसूस कर रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने मान लिया कि अंततः मैं इस मंत्र को साध लिया है। अब मुझे बस इस मंत्र को सावधानी पूर्वक इस पेड़ के ऊपर लिखना होगा। लेकिन रुद्रांश जानता था कि इतनी शक्तिशाली मंत्र को लिखने के लिए एक शक्तिशाली लेखनी की आवश्यकता पड़ेगी। और रुद्रांश के पास कोई भी लेखनी नहीं थी। जिसे समझ में आते ही रुद्रांश ने एक मजबूरी भरी गहरी सांस ली। और फिर उसने बेमन से उस पेड़ को फिर से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख दिया और वहां से उठकर बाहर चला गया। जैसे ही रुद्रांश बाहर आया उसने देखा कि उसके चारों तरफ अनगिनत आत्माएं घूम रही हैं, जिसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रुद्रांश ये भली भांति जान चुका था कि यह सभी प्रेत आत्मा बहुत ही निम्न स्तर की आत्माएं हैं, साथ ही साथ उनके अंदर कोई भी समझ नहीं है। ये सब बस जो भी योद्धा यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। रुद्रांश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने आप से बोला, लगता है मेरी नाग युद्ध आत्मा के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो गई है। जब भगवान मुझे यह अवसर दे रहे हैं तो मैं इसको अनदेखा कैसे कर सकता हूँ। मुझे इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। ये कहने के बाद रुद्रांश ने फिर से अपनी दिव्य नाग युद्ध आत्मा को सक्रिय कर दिया और उन सभी आत्माओं को निगलने लगा। रुद्रांश ने ऐसे ही कुछ दिनों तक उन प्रेत आत्माओं को निगलते हुए अपनी आत्मशक्ति को और भी ज्यादा मजबूत करने में लगा दिया। कुछ दिन बाद आज रुद्रांश को इस अंधकार प्रेत घाटी में 10 दिन पूरे हो गए। इसी के साथ रुद्रांश को रक्ताप कबीले पहुंचने में अब सिर्फ 20 दिन रह गए थे। इन 10 दिनों में रुद्रांश ने अनगिनत आत्माओं को अपने युद्ध आत्मा के जरिए निगलकर अपनी आत्मशक्ति को और भी ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर बना दिया था। इसके बाद रुद्रांश उस घाटी से बाहर निकल आया। घाटी से बाहर निकालने के बाद रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने के नज़ारे का फिर से आनंद लेने लगा। दरअसल इन 10 दिनों में रुद्रांश ने रोशनी का एक अंश भी नहीं देखा था घाटी के अंदर, और जब रुद्रांश बाहर निकला तो उसके सामने सूरज की किरणें चारों तरफ की सौंदर्य को और भी बढ़ा रही थी, जिसे देखकर रुद्रांश ने आंखें बंद कर ली और चारों तरफ की सुंदरता को महसूस करने लगा। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, अब मुझे जाना चाहिए। ये कहकर वह फिर से उस जंगल की तरफ चलने लगा जहां से उसने यहां आने के लिए अपना सफर शुरू किया था। रुद्रांश धीरे धीरे उस जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसने वहां से जंगल तक आने में पूरे 1 दिन लगाए। जंगल के पास पहुंचने के बाद रुद्रांश ने याद किया कि उसे किस दिशा में जाना था। उसने खुद से बोला, रेवती ने बोला था कि इस जंगल से पूर्वी दिशा में 10 कोस दूर एक शहर पड़ेगा। मुझे उस शहर में जाना है। इसके बाद वह कोई भी दिशा में आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अगले दिन रक्त शहर पर पहुंच गया। रक्त शहर पर पहुंचते ही रुद्रांश ने देखा कि वह शहर बिल्कुल किसी पुराने जमाने के शहर की तरह दिख रहा था। जब रुद्रांश वहां पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा और सभी लोग वहां पर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वहां पर रुद्रांश ने किसी व्यक्ति को रोकते हुए पूछा, भाई क्या आप बता सकते हैं कि रक्ताव कबीला कहां पर स्थित है? ये सुनकर वह व्यक्ति बोला, भाई यहां से बाईं तरफ जो रास्ता देख रहे हो सीधे सीधे उस रास्ते में चले जाओ।
यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही रक्ताव कबीला है। उस व्यक्ति के इतना कहते ही रुद्रांश ने उसका धन्यवाद किया और फिर उस रास्ते में चल दिया। जहां रुद्रांश रक्ताव कबीले की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रक्ताव कबीले के अंदर रेवती अपने लीडर को रुद्रांश के बारे में बता रही थी। जब रक्ताव के कबीले के लीडर ने रेवती की बात सुनी, तब उसकी भी जिज्ञासा रुद्रांश के प्रति बढ़ गई। वह भी अब रुद्रांश से मिलने के लिए उत्सुक था। महज 14 से 15 साल का एक लड़का अगर रेवती से भी ज्यादा ताकतवर हो और फिर उसने एक गोंधरा मगरमच्छ को मार डाला हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास कुछ तो खास होगा। यही सोचकर लीडर ने रेवती को इसके बारे में और भी जानने की कोशिश की। तब रेवती ने अब रुद्रांश के उस लड़ाई के बारे में लीडर को बता रही थी। वैसे लीडर, मैं जब रुद्रांश के बारे में सुना तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए लीडर के पास एक और वजह भी थी। दरअसल ये थी उसकी बेटी स्वर्णिमा, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा फायदा स्वर्णिमा को ही था। पहले तो वह इस कबीले की राजकुमारी थी, और अगर रक्ताव कबीला इस बार रावत कबीले से हार जाता तो हो सकता था कि पूर्णिमा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अब रुद्रांश के रूप में उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। इधर रुद्रांश अब तक रक्ताव कबीले के सामने खड़ा था। जैसे ही रुद्रांश रक्ताव कबीले के अंदर जाने वाला था, तभी बाहर खड़े लोगों ने उसे रोका और फिर एक ने बोला, अरे वह लड़का कहाँ जा रहा है। ये सुनकर रुद्रांश गुस्सा नहीं हुआ। वह ये समझ सकता था कि यह सब बस अपनी कर्तव्य पूरी कर रहे हैं। उसने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, देखो भाई, मुझे यहाँ रेवती ने बुलाया है। मेरा नाम रुद्रांश है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। दरअसल रेवती ने पहले से ही सभी को बता दिया था रुद्रांश के बारे में, लेकिन उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रांश इतना छोटा बच्चा होगा। रुद्रांश की बात सुनकर वह योद्धा जिसने उसे यह सवाल किया था, वह जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, तुम हो रुद्रांश? क्या मजाक करने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था? जाहिर सी बात है उसे यह यकीन नहीं था कि यही रुद्रांश है। ये सुनकर रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गई और फिर उसने थोड़े नाराज होते हुए बोला, देखो मैं ही रुद्रांश हूं। अगर तुम चाहो तो रेवती से पूछ सकते हो। ये सुनकर वह योद्धा थोड़ा गुस्सा हो गया और फिर वह गुस्से में बोला, लड़के मजाक मत करो। हमारे पास मजाक करने के लिए कोई समय नहीं है, जाओ यहाँ से। ये सुनकर रुद्रांश थोड़ा गुस्से में बोला, मैं कह रहा हूं ना, मैं रुद्रांश हूं। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सुनकर उस योद्धा का पारा चढ़ गया। फिर उसने गुस्से के साथ बोला, लड़के मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी दूसरा योद्धा, जो कि कुछ हद तक समझदार लग रहा था, उसने रुद्रांश की तरफ गौर से देखा। रुद्रांश को देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद रुद्रांश सही बोल रहा है। तभी उसने उस योद्धा का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए रुद्रांश की तरफ गौर से देखने लगा। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखकर गंभीरता के साथ बोला, देख लड़के, हमसे मजाक तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर तुम रुद्रांश हो तो रेवती ने तुम्हें कोई तो ऐसी चीज दी होगी जिसकी मदद से तुम ये साबित कर सको कि तुम ही वही रुद्रांश हो जिसको रेवती ने आमंत्रित किया था। ये सुनकर रुद्रांश सोच में पड़ गया और फिर वह उस योद्धा की तरफ देखने लगा। रुद्रांश को सोच में पड़ता हुआ देखकर वह योद्धा जिसने पहले रुद्रांश के साथ बहस किया था, उसने मजाक उड़ाते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़का बस यूं ही यहाँ पर आया है और हमारा समय बर्बाद कर रहा है। ये सुनकर रुद्रांश की आंखें गुस्से में लाल हो गईं, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को काबू में किया और साथ ही ठंडे दिमाग से सोचने लगा। तभी उसको याद आया कि रेवती ने उसे एक लाल पत्थर दिया था, जिसे याद करते ही रुद्रांश की आंखें चमक उठीं और फिर उसने उन दोनों योद्धाओं की तरफ मुस्कान के साथ देखने लगा। रुद्रांश को मुस्कुराते हुए देखकर उस योद्धा को कुछ संदेह होने लगा, लेकिन वह आगे कुछ कहता इसके पहले ही रुद्रांश ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से लाल पत्थर बाहर निकालकर दोनों के सामने कर दिया। और फिर उसने दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम इस पत्थर को तो पहचान ही गए होगे। इसे रेवती ने मुझे दिया था।
ये सुनकर वह समझदार योद्धा जिसने रुद्रांश को कोई चीज दिखाने को बोला था, उसने उस लाल पत्थर को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने उस पत्थर को पहचाना उसकी आंखें बड़ी हो गईं और फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखकर इज्जत के साथ बोला, माफ करना योद्धा रुद्रांश, हमने आपको पहचाना नहीं। उस योद्धा का मुंह ये सुनते ही वह योद्धा जिसने रुद्रांश के साथ में बहस किया था वह हैरानी के साथ उस योद्धा की तरफ देखने लगा। तो क्या होगा रुद्रांश के इस रोमांचक सफर में?